आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ब्रिटेन की संवैधानिक परंपराएं, कन्वेंस ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि ओगोर जिंक ने कहा है, परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती हैं, कानूनी संविधान को कार्य रूप देती हैं तथा उसे प्रगतिशील समाज व राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखती है। तो जिस प्रकार हम मान सकते हैं कि भाई जो हमारा ढांचा है, उस ढांचे को यदि सूख जाते हैं, उस पर अपन धीरे धीरे उस पर मांस चढ़ाते हैं तो वो पुनर्जीवित हो जाता है। तो उस डेफिनेशन के आधार पर हम आगे ले रहे हैं, व्यक्ति के जीवन में जो स्थान आदत या स्वभाव का होता है, राज्य के जीवन में वही स्थान प्रथाओं और परंपराओं का होता है। पुराने संविधानों और भूतकाल के प्रति अतीव सम्मान रखने वाले देशों में प्रथाएं एवं परंपराएं बहुत अधिक प्रभावशाली होती हैं। तो हम इस लेते हैं ब्रिटिश संविधान की परंपराओं का अर्थ एवं परिभाषाएं, कन्वेंस ऑफ द मीनिंग एंड डेफिनेशंस। ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का बहुत महत्वपूर्ण योग रहा है। उन्होंने संविधान की कार्यविधि को बहुत अधिक प्रभावित किया है। ये परंपराएं विधि नहीं हैं, इन्हें न्यायालय द्वारा मान्यता नहीं दी जाती, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय कोई दंड नहीं दे सकता। परंतु ये परंपराएं इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में इतनी गहरी बैठ चुकी हैं कि उनका उतनी ही दृढ़ता से पालन होता है जितना संसद द्वारा पारित कानूनों का। विभिन्न लेखकों द्वारा इसकी परिभाषाएं निम्न प्रकार दी है। पहली है हमारी डायसी के अनुसार। डायसी ने परंपराओं की परिभाषा करते हुए लिखा है कि ये ढंग निर्धारित करने वाले नियम हैं जिस ढंग से सम्राट के स्वेच्छाचारी अधिकारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 2, ओग के अनुसार, ओग के अनुसार परंपराएं उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनती हैं जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। नेक्स्ट अभी है J.S. मिल। इनको संविधान के अलिखित सूत्र कहता है। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारे एनसन इनको संविधान की रूढ़ियाँ कहता है। नेक्स्ट है फाइनर के अनुसार परिपाटियाँ राजनीतिक आचरण के वे नियम हैं जिनकी स्थापना परिनियमों, न्यायिक निर्णयों या संसदीय परंपराओं के अंतर्गत नहीं बल्कि इनसे पृथक उनके पूरक के रूप में उनके भिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। नेक्स्ट अगला है हमारा परिभाषा। जेनिंग्स ने परंपराओं की व्याख्या करते हुए लिखा है कि विधि के बाहर कुछ नियमों का ताना बाना होता है जो विधि से असंगत नहीं होता पर जिसे कानून मान्यता प्रदान नहीं करता और जो विधि के नियमों के समान ही निश्चितता के साथ वर्णित किया जा सकता है। इन नियमों को आजकल सामान्यतः संवैधानिक परंपराओं के नाम से जाना जाता है। परंपराओं को राजनीतिक नैतिकता के नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं हम कानून और परंपराओं में अंतर। तो कानून और परंपराओं में अंतर निम्न प्रकार है। पहला है रूप के आधार पर। नंबर 2 निर्माण के आधार पर। नंबर 3 निश्चितता के आधार पर। नंबर 4 स्वीकृति के आधार पर आदि। तो पहला लेते हैं हम रूप के आधार पर। तो वैसे तो हम मानते हैं कि व्यवहारिक प्रशासन के क्षेत्र में यद्यपि अभिसमयों का कानून की भांति ही पालन किया जाता है, लेकिन कानून और अभिसमय में जो भेद है उनमें कानून लिखित रूप में होते हैं, अभिसमय अलिखित रूप में होते हैं। इनके स्वरूप का यह भेद एक भेद के कारण बना है और यह है कानून लिखित होने के कारण सर्वविदित होते हैं और उन्हें सभी जानते हैं, परंतु अभिसमयों का या मान्यताओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपेक्षाकृत जागरूकता की आवश्यकता होती है। नंबर 2 निर्माण के आधार पर। कानून किसी कानून निर्मात्री सत्ता
की इच्छा के परिणाम होते हैं, जिनका निर्माण एक विशेष पद्धति को अपनाकर किया जाता है। अभिसमय उदाहरण या व्यवहार के परिणाम होते हैं। जब एक विशेष प्रकार का व्यवहार अपनाया जाता है और यह व्यवहार उपयोगी सिद्ध होता है, तो आगे चलकर यह अभिसमय का स्थान ले लेता है। नेक्स्ट है तीसरा, निश्चितता के आधार पर। कानून में निश्चितता का भाव होता है और उन्हें एक विशेष समय में लागू किया जाता है, जबकि अभिसमय अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं और उनके लागू किए जाने का कोई विशेष समय नहीं होता। एक विशेष प्रकार के व्यवहार ने अभिसमय का रूप प्राप्त कर लिया है या नहीं, इसके संबंध में अनेक बार वाद विवाद भी किया जाता है। नेक्स्ट अगला है चौथा पॉइंट, स्वीकृति के आधार पर। कानून के पीछे राज्य की प्रभुत्व शक्ति का दबाव होता है और उन्हें न्यायिक संरक्षण भी प्राप्त होता है। व्यक्ति के लिए कानून का पालन करना अनिवार्य होता है और अवज्ञा करने पर वह दंड का भागी होता है। लेकिन अभिसमय या परंपराओं का पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है और उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कानून के पीछे वैधानिक शक्ति का बल होता है, अभिसमय के पीछे मात्र नैतिक शक्ति का। इसी कारण अभिसमयों को राजनीतिक नैतिकता के नियम कहा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं हम परंपराओं के प्रकार। परंपराओं के प्रकारों का वर्णन हम निम्न प्रकार करते हैं। परंपराओं में सुनिश्चित विभाजन रेखा खींचना कठिन है। इसका कारण है कि दोनों ही संविधान के अभिन्न अंग हैं। ब्रिटिश नागरिक दोनों के प्रति समान निष्ठा रखते हैं और दोनों का समान रूप से पालन किया जाता है। आम जनता इनके बीच के अंतर को नहीं समझ पाती, परंतु राजनीति विज्ञान के अधिवेताओं के लिए यह अंतर समझना आवश्यक है। जेनिंग्स ने दोनों का अंतर बताते हुए लिखा है, जेनिंग्स ने दोनों का अंतर लगाते हुए स्पष्ट कहा है कि परंपराएं कई बार अनिश्चित होती है। तो परंपराओं के प्रकारों में सबसे पहले हम लेते हैं सम्राट से संबंधित परंपराएं। नंबर 2, संसद से संबंधित परंपराएं। नंबर 3, मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं। और नंबर 4 है हमारा राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं या मान्यताएं। तो पहला लेते हैं हम इनका विस्तार से वर्णन में। पहला, सम्राट से संबंधित परंपराएं कौन कौन सी हैं। ब्रिटिश सम्राट लोक सदन में बहुमत दल का नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा और उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। नंबर 2, सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। नंबर 3, सम्राट को यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टि से विधेयक पर वीटो प्राप्त है, परंतु पिछले लगभग 400 वर्षों से किसी सम्राट ने विधेयक पर अपने वीटो का, यानी कि जो सस्पेंस वीटो या जिस तरह का भी होता है, उसका प्रयोग नहीं किया है। अतः यह परंपरा बन गई है कि सम्राट अपने वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, सम्राट सारा प्रशासन कार्य अपने मंत्रियों के परामर्श से करेंगे। अगला पॉइंट, सम्राट को यद्यपि लोक सदन को भंग करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप से प्राप्त है, परंतु अब परंपरा यह स्थापित हो गई है या परंपरा बन गई है कि सम्राट इस शक्ति का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करेंगे। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है। तो ये हमारी पहली सम्राट से संबंधित परंपराएं हैं। नंबर 2, संसद से संबंधित परंपराएं या अभिसमय। नंबर 1, संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। नंबर 2, लोक सभा का अधिवेशन जब अपील के न्यायालय के रूप में होता था, तब कानूनी लॉर्डों का उनमें अवश्य सम्मिलित होना चाहिए।
तो ये भी तय किया कि भाई मीटिंग के अंदर जब बैठते थे तो वो उधर न्यायालय का अंतिम न्यायालय न्यायाधीश के रूप में काम करता था। नंबर 3, लोक सदन का अध्यक्ष जिसे स्पीकर कहा जाता है राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय होता है। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है तथा अपने निर्णायक मत का प्रयोग बहुत कम और इस प्रकार करता है कि सदन स्वयं निर्णय कर सके। तो निर्दलीय का मतलब क्या है कि वो उस कुर्सी पर बैठकर या उस पद पर बैठकर के किसी तरह भी वो किसी पार्टी का फेवर नहीं करेगा। सभी के लिए किसी पार्टी का चाहिए 1 सदस्य हो चाहे 10 सदस्य हो, किसी तरह वो सबके लिए समान दृष्टि से होता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वाचक आवश्यक हैं। नेक्स्ट इसी में अगला पॉइंट, धन विधेयक सबसे पहले लोक सदन में शुरू किया जाएगा या लोक सदन में हाउस ऑफ कॉमन में पेश किया जाएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड के अंदर नहीं। नंबर 3 पॉइंट, मंत्रिमंडल से संबंधित अभिप्राय परंपराएं अभी समय। बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से मंत्रिमंडल का गठन करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का नहीं। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल की कार्रवाई और निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। नंबर 4, मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास माना जाता है। तो ये भी एक परंपरा है हमारी। नेक्स्ट, किसी भी मंत्री के विरुद्ध लोक सदन में अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र दे देना पड़ता है। तो ये हमारे 4-5 पॉइंट मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं अभी समय है। नेक्स्ट अगला अपना चौथा है राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। राष्ट्रमंडल के सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन राजा या रानी करेंगे। नंबर 2, किसी भी उपनिवेश के संबंध में संसद तभी कानून बनाएगी जब उपनिवेश की ओर से कोई लिखित प्रार्थना पत्र हो। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों पर राजा अपने राष्ट्रमंडलीय मंत्री के परामर्श के अनुसार ही कार्य करेगा। तो ये हमारे राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं अभी समय हुई। उपरोक्त जो हमारी ये टेबल है या सूची है, इससे स्पष्ट होता है कि इंग्लैंड के संविधान में परंपराएं न केवल संख्या में बहुत अधिक हैं बल्कि उनका महत्व बहुत अधिक है। ब्रिटेन की समूची मंत्रिपरिषद प्रणाली संवैधानिक परंपराओं पर ही आधारित है। यद्यपि ये परंपराएं विधि की किसी पुस्तक में नहीं पाई जाती, परंतु फिर भी यह विधियों के समान ही मान्य है। प्रत्येक अंग्रेज आदर की दृष्टि से देखता है। यह कितनी आश्चर्यजनक बात है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं केंद्रीय स्थान रखने वाले प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद का सन 1937 के क्राउन के मंत्री अधिनियम के पारित होने तक लिखित रूप में कहीं भी उल्लेख नहीं था। अधिकांश परंपराएं सम्राट और जनता के मध्य लंबे संघर्ष के फलस्वरूप प्रतिष्ठित हुई और उनके द्वारा ही कॉमन सभा सम्राट से सने सने शक्ति छीनने में सफल हुई। तो नेक्स्ट आगे लेते हैं हम, परंपराओं का पालन क्यों होता है। वाई कन्वेंशन आर ओबेड। इंग्लैंड में परंपराओं का पालन उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार अमेरिका के संविधान में प्रावधानों का पालन किया जाता है। परंपराएं कानून नहीं है, तो उनका पालन ठीक उसी प्रकार क्यों किया जाता है जिस प्रकार कानून का पालन किया जाता है। तो इसके संबंध में हमारे विद्वानों के द्वारा अलग अलग हमारे कथन किए गए। तो जैसे पहले हम बात करें डायसी ने, तो डायसी इस संबंध में अपने विचार देते हैं कि परंपराएं कानून एक दूसरे पर आश्रित हैं। यदि परंपराओं को तोड़ा जाए तो कानूनी व्यवस्था स्वयं टूट जाएंगी। उदाहरण, यदि संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार नहीं किया जाए तो देखने में केवल परंपराएं टूटेगी, परंतु वास्तव में कानून भी टूट जाएगा। प्रतिवर्ष संसद का अधिवेशन यदि नहीं बुलाया जाए तो इससे कानूनी उलझन उत्पन्न हो जाएगी। न तो बजट स्वीकृत हो पाएगा और न सेवा संबंधी कानून का नवीनीकरण होगा। यदि संसद का अधिवेशन न बुलाया गया तो दोनों कानूनी व्यवस्थाएं भंग हो जाएगी। डायसी का प्रतिपादित उक्त तथ्य केवल अर्ध सत्य है।
यह ठीक है कि कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिनका पालन नहीं हुआ हो, कानूनी व्यवस्था गड़बड़ाने लगी, परंतु परंपराओं के पालन का यही एकमात्र कारण नहीं है। नंबर 2, लावेल के अनुसार इस संबंध में लावेल का विचार है कि वैधानिक परंपराओं का पालन इसलिए किया जाता है कि उन्हें लोकमत का समर्थन प्राप्त है। परंपराओं को चूंकि जनता का आदर प्राप्त होता है, अतः उनकी प्रतिनिधि सरकार भी उनका आदर करती है। लावेल का ही मत है कि संसद संप्रभु है, वह 2 वर्ष का बजट एक साथ पारित कर सकती है। सेना अधिनियम 2 वर्ष में एक बार पारित करने का निर्णय ले सकती है। यदि वह ऐसा करे तो कानून नहीं टूटेगा, परंतु परंपरा अवश्य भंग हो जाएगी। कुछ परंपराएं ऐसी हैं जिनको त्यागने से कानूनी उलझने पैदा नहीं होती, जैसे स्पीकर यदि अपने चुनाव के पश्चात दलगत राजनीति में भाग लेना बंद न करे तो उससे कोई भयंकर कानूनी परिणाम नहीं होंगे। नेक्स्ट, इसी पर विचार हमारे लास्की ने कहा। लास्की के अनुसार परंपराओं के पालन के 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि परंपराएं प्रचलित सामयिक सिद्धांत या संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप हैं, वे उनके क्रियान्वयन में सहायक हैं। दूसरा कारण यह है कि सब राजनीतिक दल देश के सामाजिक व आर्थिक ढांचे की आधारभूत बातों के विषय में एकमत हैं और इस कारण उनसे संबंधित एक सी परंपराएं भी उन्हें समान रूप से मान्य हैं। जैसे किसी भव्य महल के निर्माण में जो महत्व सीमेंट का होता है, वैसा ही महत्व ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का है। परंपराएं ब्रिटिश संविधान के प्राण हैं। इनके बिना ब्रिटेन में संविधान एक निर्जीव शरीर के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जैसा कि परंपराओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए फ्रीमैन ने लिखा है कि अब हमारे पास राजनीतिक नैतिकता की एक पूरी व्यवस्था है जो परिनियमों या सामान्य विधियों के किसी पृष्ठ पर नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संविधान में परंपराओं के पालन के क्या कारण हैं? तो इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, परंपराएं उपयोगी हैं। परंपराएं जन समर्थन पर आधारित हैं। परंपराओं ने संविधान की कार्यप्रणाली को सुगम बनाया है। परंपराओं द्वारा कार्यपालिका का लोकतंत्रीकरण किया है। परंपराएं समान संहिताएं हैं आदि। तो पहले हम इसका वर्णन लेते हैं। परंपराएं उपयोगी है। परंपराओं की बड़ी भारी उपयोगिता है। इनके द्वारा इंग्लैंड में लोकतंत्र सुरक्षित रहता है और सरकार अच्छे प्रकार चलती है। इनके द्वारा संविधान गतिशील बन जाता है और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। जैसा कि हमने बताया पहले भी, अब भाई किस तरह इनकी मान्यता है, तो वहाँ की जनता अपने दिल दिमाग में इस तरह की इनको मान्य हुई रखती है, इसलिए वो एक ढाल के रूप में इनको काम में लेती है। नंबर 2, परंपराएं जन समर्थन पर आधारित है। इंग्लैंड की जनता इन परंपराओं का हृदय से पालन करवाना चाहती है और यदि इनका उल्लंघन हुआ तो उन्हें कानूनी रूप देने से नहीं चूकेगी। इसका प्रमाण यह है कि लॉर्ड सभा ने सन 1909 में लॉर्ड जॉर्ज का बजट अस्वीकार कर इंग्लैंड में यह रूढ़ि स्थापित हो चुकी थी कि लॉर्ड सभा कॉमन सभा द्वारा पारित किए हुए बजट को अस्वीकार नहीं करेगी। परंतु जब लॉर्ड सभा ने ऐसा कर दिया तो कॉमन सभा को भंग कर दिया गया और ये मामला मतदाताओं को सौंपा गया और इंग्लैंड के मतदाताओं ने कॉमन सभा की कार्रवाई का समर्थन किया और पुनः उस समय चुनाव में उदार दल को पुनः सत्तारूढ़ किया गया। नेक्स्ट इसी में है हमारा अगला पालन के कारणों में, परंपराओं ने संविधान की कार्यप्रणाली को सुगम बनाया। ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का महत्व इसलिए भी है कि उन्हें संविधान के विकास को स्वाभाविकता प्रदान की है। निरंकुशतावाद से लोकतंत्रीकरण के मार्ग में परंपराओं ने सहारे का कार्य किया है। जहां संविधान के
क्रियान्वयन में कठिनाई पैदा हुई या उत्पन्न हुई, वही किसी रूढ़ि ने उलझन दूर कर दी। जैसा कि बर्क ने कहा था कि इनके द्वारा संविधान वर्तमान संवैधानिक सिद्धांत के अनुरूप कार्य करता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है परंपराओं द्वारा कार्यपालिका का लोकतंत्रीकरण। परंपराओं के द्वारा इंग्लैंड में निरंकुश परंपराओं का लोकतंत्रीकरण हुआ। जैसा कि फाइनर ने कहा है कि राजतंत्री संविधान को लोकतंत्री संविधान का रूप देने में और 17वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी तक आने में ब्रिटेन के लोगों ने नए अनुच्छेद जोड़ना पसंद नहीं किया, वे रूढ़ियों के विकास पर निर्भर रहे। तो उसी में कहते हैं ब्रिटिश संविधान का विकास हुआ, न कि परंपराओं का। तो वो उसके आधार पर वो धीरे धीरे आगे बढ़े। परंपराओं ने यह संभव बना दिया कि जिस मंत्रिमंडल के पीछे लोक सदन का बहुमत न रहे उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। फलतः दोनों ही सत्तारूढ़ दल विरोधी दल उत्तरदायित्व से काम करते हैं, क्योंकि सत्तारूढ़ दल की हार के बाद विरोधी दल को भी सरकार बनानी होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारा है परंपराएं सम्मान संहिताएं हैं। परंपराओं का पालन मुख्य रूप से इसलिए किया जाता है कि वे सम्मान संहिता हैं, कोड ऑफ ऑनर। वे खेल के नियमों के समान हैं। यदि उनका उल्लंघन हो तो निसंदेह कोई गैर कानूनी कार्य नहीं होगा, परंतु असंवैधानिक अवश्य होगा और उनके विरुद्ध जनता की तीव्र प्रतिक्रिया होगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का बहुत अधिक महत्व है। परंपराओं के कारण ही इंग्लैंड का संविधान लचीला हो गया है। जैसा कि हैरिसन ने लिखा है कि संविधान के इस लचीलापन के कारण ही यह शासन व्यवस्था कई तूफानों का सामना कर पाई है। न्यूमैन के शब्दों में परंपराओं का पालन इसलिए नहीं होता कि वे राज्य की सर्वोच्च विधि है, बल्कि इसलिए होता है कि उनका संबंध संवैधानिक सरकार तथा प्रजातंत्र से है, जिनसे सभी इंग्लैंड वासी सहमत हैं। वियर ने भी लिखा है कि परंपराएं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करती है, विधानमंडल के दोनों सदनों के परस्पर संबंध नियमित करती है, विधान पालिका के संगठन को निर्धारित करती है, विधान पालिका और कार्यपालिका के संबंध को निश्चित करती है, राजनीतिक दलों एवं शासन अंगों के संबंध निर्धारित कर शासन की रूपरेखा को संतुलित करती है, शासन व्यवस्था को परिस्थितियों के अनुकूल लचीला तथा परिवर्तनशील बनाती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परंपराओं की मान्यता केवल इसलिए नहीं होती कि उनका विधि से संबंध है, परंतु इसलिए अधिक होती है कि वे जनता की पवित्र धरोहर। अब हम लेते हैं ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों यानी परंपराओं का महत्व। अभिसमय संविधान की आत्मा है। ब्रिटिश संविधान में अभिसमयों का महत्व निम्न रूपों में बताया जा सकता है। नंबर 1, संविधान के विकास में सहायक है। नंबर दो संविधान को कार्य रूप प्रदान करना। नंबर 3, शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करना। नंबर 4, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना। नंबर 5, राष्ट्रमंडल तथा जनसंप्रभुता को सफल बनाना। तो इनका डिटेल लेते हैं, हम विस्तार से वर्णन करते हैं। नंबर 1, संविधान के विकास में सहायक। संवैधानिक मार्ग पर इंग्लैंड ने अपनी यात्रा निरंकुश राजतंत्र के रूप में प्रारंभ की थी, किंतु आज इंग्लैंड में लोकतंत्रीकरण शासन व्यवस्था है। राजतंत्र से लोकतंत्र का यह रूप इंग्लैंड को एकाएक ही प्राप्त नहीं हो गया, परंतु इसके लिए एक लंबा रास्ता तय किया है। संविधान के इस विकास का कुछ श्रेय वहाँ मैग्ना कार्टा, पिटीशन ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स जैसे कुछ अधिकार पत्रों को दिया जा सकता है। वहाँ अधिकांश में राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण परंपराओं द्वारा ही हुआ है। सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। सम्राट लोक सदन के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद प्रदान नहीं करेगा और मंत्रिमंडल उसी समय तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसे लोक सदन का विश्वास प्राप्त है। आदि इस श्रेणी की कुछ परंपराएं हैं। नंबर 2, संविधान को कार्य रूप प्रदान करना। परंपरा
न केवल संविधान के विकास में सहायक हुई है बल्कि उसे कार्य रूप भी प्रदान करती है। इंग्लैंड में सम्राट कानूनी संप्रभु है तथा मंत्रिमंडल, संसद व अंत में जनता राजनीतिक संप्रभु है। ऐसी स्थिति में विशुद्ध कानूनी दृष्टिकोण अपनाने पर शासन के विभिन्न पक्षों में विरोध पैदा हो जाएगा और अव्यवस्था फैल जाएगी। अतः एक परंपरा है कि राजा मंत्रिमंडल के परामर्श को मानता है और इस परंपरा के कारण ही राजनीतिक संप्रभु तथा कानूनी संप्रभु में सामंजस्य बना हुआ है। इस प्रकार कुछ अन्य परंपराएं भी शासन के सुचारू संचालन में बहुत अधिक सहायक हैं। इन परंपराओं के कारण मंत्रिमंडल और लोक सदन में सहयोग बना रहता है एवं मंत्रिमंडल, संसद और शासन की अन्य सभी सत्ताएं अपनी अपनी सीमा में बनी रहती है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था का संचालन इन परंपराओं पर ही निर्भर है। तो ये कथन हमारा यहाँ फिट होता है ओगन जिंग के शब्दों में कि परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस डालने का कार्य करती है, कानूनी संविधान को कार्य रूप देती है और उसे प्रगतिशील समाज की आवश्यकताओं व राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारा शासन व्यवस्था को श्रेष्ठतम रूप प्रदान करना। परंपराएं न केवल संविधान की क्रियान्विति में सहायक हैं परंतु वे संविधान तथा शासन को श्रेष्ठ रूप भी प्रदान करती है। उदाहरण के लिए जैसे यह एक परंपरा है कि प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होने चाहिए और इस परंपरा के कारण कानून निर्माण में जल्दबाजी की आशंका नहीं रहती। इस कारण इस परंपरा से ही लॉर्ड सभा की बैठकों में जिनमें वह न्यायालय के रूप में कार्य करे, कानूनी लॉर्ड को भी सम्मिलित होना चाहिए। इससे न्याय कार्य ठीक प्रकार से चलता है और इस बात की आशंका नहीं रहती कि अनभिज्ञ सदस्य न्याय कार्य को खेल बना दें। ब्रिटेन में विरोधी दलों की समस्त मान्यताएं अभी समयों पर ही आधारित है। इसके कारण ही शासक दल अपनी सीमाओं में बना रहता है तथा विरोधी दल शासन कार्य में रचनात्मक योग देता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट हमारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा। प्रजातंत्र जिसे समस्त जनता का शासन कहा जाता है, व्यवहार में अनेक बार बहुमत वर्ग का अत्याचारी शासन बनकर रह जाता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसी स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं हुई क्योंकि जैसा कि वीयर कहते हैं कि अभी समय अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट राष्ट्रमंडल तथा जनसंप्रभु को सफल बनाना। अभी समयों ने राष्ट्रमंडल को लचीलेपन देकर उसे परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप बनाया है और अभी समयों के आधार पर ही राष्ट्रमंडल के सदस्यों की सम्राट के प्रति श्रद्धा भावना को बनाए रखना संभव हो सका है। इसके अतिरिक्त जैसा कि जेनिंग्स ने कहा है कि ब्रिटेन में जनसंप्रभुता की धारणा को सजग एवं सफल बनाने का श्रेय भी अभी समयों को ही प्राप्त है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का बहुत अधिक महत्व है। परंपराओं के कारण ही ब्रिटेन के संविधान में लचीलापन आया हुआ है। जैसा कि हैरिसन ने लिखा है कि संविधान के इस लचीलेपन के कारण ही यह शासन व्यवस्था कई तूफानों का सामना कर पाई है। तो इस प्रकार ये ब्रिटिश संविधान में अभी समयों का महत्व का वर्णन